नमस्कार साथियों, मैं पीके एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक स्पेशल साइंस का बैच स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी सेकंड क्लास है। हमने क्या टॉपिक शुरू किया था स्टार्टिंग में? हमने शुरू में टॉपिक स्टार्ट किया था आपका बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो आज बायोलॉजी की ब्रांचेस की हमारी सेकंड क्लास है। जितनी हमारी ब्रांचेस रह गई थी आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और करेंगे अपनी क्लास को कंटिन्यू। देखते हैं आज किस किस ब्रांच के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू आज की क्लास। जैसे कि आज आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं वर्गीकी विज्ञान। वर्गीकी विज्ञान, ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्गीकी विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, और वर्गीकी के जो जनक है उसे किसे माना जाता है? जनक ये माना जाता है लीनियस को। किसे माना जाता है? लीनियस को। याद रहेगा ना, वर्गीकी के जनक किसे माना जाता है? लीनियस को। सौरविज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे कि हमारे नदी हो गई, तालाब हो गए, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे नदी, तालाब वगैरह जो होते हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद आएगा ना? बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है ना भाई? मेरी तरफ से बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा। हाँ, बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से। ठीक है, याद रहेगा ना? नोथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हम जो धार्मिक मामले होते हैं मनुष्य के, ठीक है, क्या मनुष्य के क्या होते हैं? धार्मिक मामले। जैसे कि ईश्वर में क्या, ईश्वर में विश्वास, धर्म से संबंधित, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे धर्म से संबंधित हो गया, ईश्वर के बारे में जानकारी, वो सब हम इसके अंतर्गत लेते हैं नोथोलॉजी के। सौरविज्ञान के अंदर हम जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया, झीलें हो गई, झीलें जैसे वाटरफॉल, जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं सौरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, वर्गीकरण के जनक किसे माना जाता है? लीनियस को। ठीक है, तो याद रहेगा ना? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान अध्ययन है। जंतु विज्ञान अध्ययन है किसका? जंतु विज्ञान अध्ययन किसका है? जानवरों का। इसके बारे में हम एनिमल्स, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, और विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। और फूलों के अध्ययन को अगर बोलते हैं, यहां से फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यहीं पे मैं बता दूं आपको, एक होता है फल और एक होता है फूल। फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन कहलाता है आपका फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन
वायरोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा ना इतना? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। याद रहेगा ना? एक्सोबायोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे आपके कवक होते हैं, कवक, उनका अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंदर, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन करते हैं हम माइकोलॉजी के अंतर। और एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं जो प्लांट होते हैं, प्लांट, उनके जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। प्लांट के जीवाश्मों का, यानी कि पादपों के जीवाश्म जो उनके पहले दबे हुए जीवाश्म होते हैं, जैसे कई सालों पहले प्लांट विलुप्त हो गए, उनके कहीं से अवशेष मिल गए, उनका अध्ययन हम करते हैं इसके बारे में। पादपों के जो जीवाश्म होते हैं, पादपों के जीवाश्म के बारे में हम पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी। याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है, क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से एक बार, क्या कहलाता है? तेजी से कमेंट कीजिए, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। याद रहेगा ना? प्राइमेटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में क्या बताया था? इससे पहली क्लास में क्या बताया था? इसमें हम मानव के विकास के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, कल्चर के बारे में, किस तरह से मानव ने अपना विकास किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मानव के विकास के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में, रीति रिवाज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्केनोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्केनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी। एपियोलॉजी या एपिकोलॉजी, इस एपियोलॉजी या एपिकोलॉजी, एपिकोलॉजी या एपिकल्चर, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एपिकल्चर, एपिकल्चर। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें करते हैं किसका? एपिकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन, इसमें करते हैं मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपियोलॉजी, एपिकोलॉजी या एपिकल्चर, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और साइनोलॉजी में हम करते हैं कुत्तों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कुत्तों का अध्ययन। कुत्तों के बारे में हम जानकारी लेते हैं इसके अंदर, साइनोलॉजी के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, साइनोलॉजी के अंदर कुत्तों का अध्ययन, एपियोलॉजी, एपिकोलॉजी या एपिकल्चर मधुमक्खियों पालन,
ठीक है। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मैंने अभी बताया था आपको, मानव जाति के विकास के बारे में, उनके रीति रिवाज, उनका रहन सहन के बारे में हम जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। सोरोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है सोरोलॉजी के अंतर्गत? बताइए जरा, अभी बताया था मैंने। सोरोलॉजी के अंतर्गत आता है छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन। सांपों का अध्ययन करते हैं हम सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत। सर्पेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है सर्पेंटोलॉजी। उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन या सर्पों का अध्ययन। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? लिखित दस्तावेज है। इनमें से कौन सा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से तैयार करता है? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथनोग्राफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। ठीक है, याद रहेगा ना एथनोग्राफी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कहलाता है? देखो इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों यानी कि इनके जीवाश्म के बारे में। किसके बारे में? जीवाश्म के बारे में। और जीवाश्म के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं हम? जीवाश्म विज्ञान या पेंटियोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा ना? जीवाश्म विज्ञान या पेंटियोलॉजी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया आपको जीवाश्म विज्ञान या पेंटियोलॉजी। याद रहेगा ना? वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पेंटियोलॉजी के अध्ययन, पेंटियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अभी मैंने बताया किसके? जीवाश्मों के। अभी बताया था मैंने किसके? जीवाश्मों के। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप जानते हो पादप विज्ञान या फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट्स का, यानी कि पौधों का। पौधों के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा ना? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं हम फाइटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, याद रहेगा। चलो अच्छे से प्रैक्टिस करके चलनी है सभी को, क्योंकि क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कोई 2020-22 का क्वेश्चन है, कोई 19 का क्वेश्चन है, कोई 2016 का क्वेश्चन है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी के मिक्स क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सभी को अपना नोट करके चलना है और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपके कैंसर के उपचार से। किसके उपचार से?
कैंसर के उपचार से। मधुमेह क्या है? मधुमेह, मधुमेह जिसे आप बोलते हैं ब्लड शुगर, मधुमेह जिसे आप बोलते हैं शुगर। जब आपके ब्लड के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा हो जाए? ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? वो हो जाता है मधुमेह, या क्या जैसे बोलते हैं आप शुगर ज्यादा हो गई, शुगर लेवल बढ़ गया, वही होता है आपका मधुमेह। तो आपके जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है? ब्लड शुगर या मधुमेह। ठीक है। व्रत संबंधी विफलता क्या होती है? देखो व्रत क्या होता है आपका? किडनी। क्या होता है? किडनी। और जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है? सबसे पहले मैं बताऊं आपको किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम होता है शरीर के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। क्या होता है? फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड को छानना। ठीक है, ब्लड को छानना। और ब्लड को छानने का कार्य, आप एक ऑर्गन बोलोगे तो अंग का नाम तो क्या है? आपका किडनी। किडनी के अंदर कौन छानता है? देखो किडनी किससे मिलकर बना होता है? किडनी की सेल्स को क्या बोलते हैं? किडनी की सेल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। याद रहेगा ना, नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन का, सॉरी, एक किडनी का वजन कितना होता है? किडनी कितनी होती है? किडनी मानव शरीर में 2 होती है, तो एक किडनी का लगभग 170 ग्राम वजन होता है। कितना वजन होता है? लगभग 170 ग्राम वजन होता है एक किडनी का। ठीक है, लगभग 160 से 70 ग्राम तक। ठीक है, इतना वजन होता है। और इसमें 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन। 1 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। आप देख सकते हो जो नेफ्रॉन की मात्रा, नेफ्रॉन सेल्स हैं, उनकी जो साइज है वो कितना छोटा होगा कि 170 ग्राम की किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, तो जो आपका ब्लड छानने का जो कार्य करता है वो नेफ्रॉन करता है। ठीक है, और जब आपके नेफ्रॉन काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, जब आपके नेफ्रॉन काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपका ब्लड नहीं छनेगा, जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। किडनी काम क्या करती है? आपके ब्लड से यूरिन को अलग करती है। क्या करती है? यूरिन को अलग करती है। आपके जो नेफ्रॉन में होती है 2 धमनी होती है, एक होती है अभिवाही धमनी, एक होती है अपवाही धमनी। अभिवाही धमनी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, ठीक है, और अपवाही धमनी को बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। याद रहेगा ना। तो एफरेंट आर्टरी से जो अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त जो आता है वो एफरेंट आर्टरी से आता है, और शुद्ध होकर के जो जाता है वो आपके इफरेंट आर्टरी से जाता है। इतना याद रहेगा ना। तो आपका जो किडनी है वो क्या काम करता है? ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेशन करता है आपका किडनी। कितना? 180 लीटर। याद रहेगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। याद रहेगा ना। वायरस का अध्ययन मैंने अभी बताया था आपको, वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं विषाणु का अध्ययन, अभी बताया था जस्ट पिछली क्वेश्चन में ही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अभी बताया था मैंने पिछले ही जस्ट क्वेश्चनों में, कवक से संबंधित है। ठीक है, कवक से संबंधित है। मानव कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। मानव कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा ना। जीवाणुओं की खोज सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। याद रहेगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है?
ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सपने का, ठीक है, सपने का। जो सपने मनुष्य सोते समय देखता है उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओनेरियोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं? ओनेरियोलॉजी। याद रहेगा ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी, देखो जहां पर आपका टॉक्सिक जुड़ गया ना, टॉक्सिक, तो वो जान लेना वो आपके लिए क्या होगा? वो हानिकारक हो गया, यानी कि वो किसका काम करेगा? जहर का काम करेगा। तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम करते हैं जहर का अध्ययन, ठीक है, जहर का अध्ययन। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, जिनको हमें क्या करना आता है? रिमूव करना होता है, जो मेनली आप अपने यूरिन के थ्रू मूव करते हो, रिमूव करते हो, ठीक है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हो आप लोग, उसमें आपके 4 तरह के टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है, 4 तरह के टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं जो आपको अगर आप रिमूव ना करो तो आपके क्या होना शुरू हो जाएंगे? आपके अंग खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा ना? तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या है? टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है मूल रूप से? जल्दी से बताइए, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी संबंधित है जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता, ठीक है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता। और ये वर्गीकी के अंतर्गत आता है। किसके? वर्गीकी के, यानी कि वर्गीकरण के, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और मैंने अभी बताया था वर्गीकरण के जनक किसको माना जाता है? लिनियस को माना जाता है, ठीक है, किसको माना जाता है? लिनियस को माना जाता है वर्गीकरण के जनक। अगला क्वेश्चन क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का अध्ययन, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ऊतक होते क्या हैं। ऊतक होते हैं जब आपकी सेल बनती है और सेल के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। और जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं आपकी बन जाती हैं और कोशिका आपस में जुड़कर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर क्या करते हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक आपस में जुड़कर एक अंग का निर्माण करते हैं। ये याद रखना, ठीक है। सेल फिजियोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हो? सेल फिजियोलॉजी होता क्या है? इसके अंतर्गत हम सेल की फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। सेल की फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैसी है, सेल की मूवमेंट कैसी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। जैसे केंद्रक हो गया, ठीक है, इनकी मूवमेंट के बारे में हम सेल फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चल साइटोलॉजी मैंने भी बताया था, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है।
जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इकोलॉजी। क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ये आपका जो बायोलॉजी की ब्रांचेस थी उसका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक रेलवे की तरफ से, वो सब मैंने इसमें आपके करा दिए हैं। ठीक है, तो इन सब का आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक क्लास को 2-2 3-3 बार आपको देखना है, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे छप जाए जैसे पेपर पर फोटोस्टेट छप जाती है। ठीक है, ऐसे आपके दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, लव यू, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ठीक है, चलो।